दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम केस स्टडीज़ को बेहतर तरीके से समझने के लिए ये कोर्स हमने बनाया है। और इस कोर्स के माध्यम से विल बी डिस्कसिंग व्हाट आर द वेरियस वेज थ्रू व्हिच वी कैन सिंप्लीफाई आवर अप्रोच टुवर्ड्स केस स्टडीज़। तो पहला केस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, और ये जो केस है ये 2019 में जीएस के पेपर 4 में, यानी कि जो पिछले साल का पेपर था उसमें इस केस को पूछा गया था। और ये वही कोर्स है जिसके बारे में मैंने अभी इंट्रोडक्शन लेक्चर आपने देखा, जिसमें हम सबसे आसान तरीके से केस स्टडीज़ को किस तरीके से सॉल्व करेंगे उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। मेरा नाम शुभम सिंह है और अपने बारे में मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। और सिनॉप्सिस आईएएस का प्लेटफॉर्म है जिस पे हम इन केसेस को सॉल्व करेंगे। और इस कोर्स का जो मकसद है वो है 120 नंबर 120 प्लस मार्क्स जो है पाना जीएस के पेपर 4 में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले केस की। और पहला केस है कि आप एक रेस्क्यू ऑपरेशन के हेड हैं, और उस जिले में एक नेचुरल कैलामिटी आई है। मान लीजिए हो सकता है साइक्लोन आया हो, जहाँ पे हजारों लोग बेघर हो गए हैं, जिनके पास खाने पीने की सुविधाओं की भारी कमी हो गई है। और रेस्क्यू वर्क आप और आपकी टीम मिलकर वहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, जिस पे समय समय पर भारी बारिश और होने की वजह से सप्लाई रूट्स में दिक्कतें आ रही हैं। और चूंकि जो रिस्पांस है, जो रिलीफ वर्क है, वो नाकाफी लग रहा है वहाँ के लोकल लोगों को, इसलिए उनके बीच में एक भयंकर रोष व्याप्त है। ठीक है, उन्हें लगता है कि सरकार उनके लिए बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही है। जो रिलीफ ऑपरेशंस हैं वो अच्छे तरीके से नहीं हैं, जितने होने चाहिए उस तरीके से नहीं है। और उनका जो गुस्सा है, और आप देखेंगे कि उनका गुस्सा आपकी टीम के लोगों के ऊपर फूट पड़ा। कुछ लोगों को, आपकी टीम के मेंबर्स को कुछ लोगों ने पकड़ लिया, और कुछ लोगों के ऊपर हमला, आपकी टीम के मेंबर्स के ऊपर हमला भी वहाँ के जो असंतुष्ट वर्ग है, वहाँ का जो उस जिले का, उस एरिया का, उस असंतुष्ट वर्ग के कुछ लोगों ने, उस समाज के लोगों ने आपकी टीम मेंबर्स के ऊपर भी हमला कर दिया है। ठीक है, जिसमें कुछ टीम मेंबर्स जो हैं गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और इस हमले को देखते हुए आपके टीम मेंबर्स ने आगे काम को जारी न रखने का फैसला लिया है। और क्योंकि उन्हें डर है कि इससे उनकी मौत, उनकी जो माफ़ कीजिएगा, उनकी जो ज़िंदगी है उस पर खतरा मंडरा रहा है। तो ऐसे टाइम सर्कमस्टेंसेस में आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? ठीक है, एक तो ये पूछ रहा है कि आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। पहला पोस्ट पार्ट है। तो अगर हम देखें तो केस स्टडी को, जैसे 20 नंबर का है तो दो पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, जिसमें एक में आपका पूछा है कि आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, और दूसरे में पूछा है कि एक डिजास्टर को सही तरीके से मैनेज करने के लिए सिविल सर्वेंट के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। सिविल सर्वेंट्स क्वालिटी, तो ये दो चीज़ें पूछी हैं। तो हालांकि एक्सप्लिसिटली यूपीएससी ने ये डिक्लेयर नहीं किया है कि दोनों 10-10 नंबर के होंगे, लेकिन मान लीजिए कि ये 10 नंबर का है और ये भी 10 नंबर का है। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे? देखिए, कभी भी ये सवाल पूछता है, हमेशा याद रखिए कि कभी भी किसी भी केस स्टडी में अगर इस तरीके का सवाल पूछता है कि हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, ठीक है, समझ रहे कि रिस्पॉन्स क्या होगा। ऐसे आपको मान लीजिए कोई सिचुएशन दे दी और आपसे पूछा कि आपका रिस्पॉन्स किस तरीके का होना चाहिए। इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, आपका रिस्पॉन्स किस तरीके से होगा, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि रिस्पॉन्स ऐसा ना हो कि आप किसी 10वीं पास और 12वीं पास बच्चे की तरह बस लिखना शुरू कर दें, ये करूँगा वो करूँगा ये करूँगा वो करूँगा। जब भी रिस्पॉन्स पूछेगा तो यूपीएससी ये चाहती है कि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है, आप प्रायोरिटी के हिसाब से अपना रिस्पॉन्स दें। समझ में आ रही बात कि सबसे पहले इमीडिएट आप क्या करेंगे। ठीक है, कि आप, इससे आपकी प्रायोरिटी डिसाइड होगी कि सबसे जरूरी कौन सा, मतलब कौन सी चीज है। अगर ऐसी सिचुएशन में अगर आप पड़े हुए हैं तो कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप सबसे पहले हैंडल करेंगे। ठीक है,
इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अपनी टीम का मोराल बूस्ट करना है। देखिए करना क्या क्या है, आपको अपनी टीम का मोराल बूस्ट करना है, ठीक है। फिर आपको जो है जनता के साथ जो है उनका कॉन्फिडेंस भी जीतना है, ठीक है। उनका कॉन्फिडेंस भी जीतना है, उनके अंदर होप होप भी लानी है जनता के अंदर, ठीक है। आपको जो रिलीफ ऑपरेशन है उसको भी बीफ अप करना है, ठीक है। रिलीफ ऑपरेशन को भी बीफ अप करना है। ये सारे आपके रिस्पॉन्स हैं। लेकिन कौन पहले जाएगा, कौन फिर बाद में आएगा, मतलब पहले सबसे पहले कौन सा होगा, फिर बाद में कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, उसी से डिसाइड होगा कि आपको इस 10 नंबर, इस वाले पार्ट के जो 10 नंबर हैं वो किस तरीके से आपको मिलेंगे। समझ में आ रही बात? तो ये इसमें ट्रिक है। कभी भी आपको केस में पूछे कि क्या रिस्पॉन्स होगा, तो हमेशा प्रायोरिटी के हिसाब से अपने आप को रखिए। एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि सपोज मान लीजिए कि आप किसी भी ऑफिस में, यू आर हेड ऑफ सम ऑफिस, ठीक है। आप हेड हैं और एक महिला, सपोज एक महिला आपके पास आती है और वो कहती है कि उसके साथ छेड़खानी की घटना हुई है। और सवाल ये पूछा है कि बीइंग अ हेड आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले रिस्पॉन्स क्या होगा आपका? सबसे पहला रिस्पॉन्स ये होगा कि उस महिला को, सबसे पहले बात ये है कि उस महिला के साथ जोर जबरदस्ती की गई है, वो एक तरीके से इमोशनली ट्रॉमाटाइज्ड है। समझ में आ रही बात? दिस विमेन इज इमोशनली ट्रॉमाटाइज्ड, क्योंकि उसके साथ सेक्सुअली हरास किया गया है। इस वजह से वो अपने सेंसेस में नहीं है, उसकी जो डिग्निटी है उसके ऊपर हमला किया गया है। तो सबसे पहला आपका जो रिस्पॉन्स होगा, उस महिला को एश्योर करना, उस महिला को शांत करना, उस महिला को एश्योरेंस के शब्द, एश्योरेंस की बात करना, ताकि वो वापस से अपने सेंसेस में आ सके। जो उसके अंदर इनसिक्योरिटी की भावना है वो हट सके, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ सके, उसके अंदर सिक्योरिटी की भावना वापस से आ सके। तो पहले उसका इमोशनल तरीके से उसको वापस से री इंटीग्रेट करना ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो आपका रिस्पॉन्स होगा वो होगा कम्युनिकेटिंग या गिविंग अ sense of assurance to the woman, because she is emotionally vulnerable, she is emotionally traumatized. तो पहला रिस्पॉन्स होगा, आप उसको आ, आप उसके साथ जो है अच्छे से बात करेंगे, उसको पहले शांत कराएंगे, उसके साथ कि आप उसको बोलेंगे कि आप उसके साथ हैं, पूरा ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ है। और जो भी, जिन लोगों ने भी उसके साथ बदतमीजी की बात कही है, ठीक है, उसके ऊपर कड़ा फैसला लिया जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर काम करेंगे। उसके बाद बात आती है इन्वेस्टिगेशन की, कि इस मामले की आप जांच पड़ताल करेंगे। पहले ही ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे। कोई महिला आपके सामने आई, उसने बोला कि मेरे साथ बदतमीजी हुई और फला फला आदमी ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे अच्छा ठीक है, पता लगा, उनको बुलाओ, मैं पहले पता करूं। या तुरंत आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि ठीक है एक काम करो, सीसीटीवी फुटेज ले आओ, ठीक है। इससे इससे ये लगता है कि महिला झूठ बोल रही। समझ में आ रही बात? हो सकता है महिला झूठ बोल रही हो, बीइंग अ सिविल सर्वेंट आप इस मामले की छानबीन करेंगे, लेकिन सबसे पहला आपका जो रिस्पॉन्स होगा उस महिला को एश्योर करना, ठीक है। तो सेम वे, ठीक है, ठीक उसी तरीके से इस मामले में भी आपका जो रिस्पॉन्स किस तरीके से होगा वो एक ट्रिकी क्वेश्चन है। फिर दूसरा है कि क्वालिटीज पूछा है, तो वो एक एक करके हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले केस को कैसे सॉल्व करते हैं उसका अप्रोच मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहला जो काम होता है, कोई भी केस अगर आए, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव केसेस की बात नहीं कर रहा, अगर सिचुएशन बेस्ड केस है तो सबसे पहला काम होता है कि स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना। हितधारक हिंदी में बोलते हैं हितधारक। हितधारकों की पहचान करना इज द फोरमोस्ट थिंग। सबसे पहले आप स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो फिर उसके बाद दूसरा जो आपका, देखिए हमेशा केस के साथ क्या है इम्पॉर्टेंट, केस को सॉल्व करने की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि केस पढ़ने के बाद आपको उसको स्ट्रक्चर करने आना चाहिए। अगर आप केस को स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो आप केस को नहीं सही तरीके से हैंडल कर पाएंगे। तो हर केस का एक टेम्पलेट रिस्पॉन्स होना चाहिए कि जैसे ही आपको केस मिला आप सबसे पहले उसके स्टेक होल्डर्स लिखें, फिर
तो उस केस के जिस्ट को समझाने की कोशिश करें। मतलब उस केस का जो निचोड़ है, जो समरी है, समरी कह सकते हैं, ठीक है, समरी लिख लीजिए। मतलब 3 लाइन में हो जानी चाहिए। बेसिक जो उसका क्रक्स ऑफ द मैटर है उसको आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है कि उसमें जो कॉम्पीटिंग वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उसको लिखिए। तो सबसे पहला हो गया स्टेक होल्डर्स, दूसरा हो गया कि आप केस की समरी लिखिए। बेसिकली एग्जामिनर को समझाना ज़रूरी होता है कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक एग्जामिनर अंडरस्टैंड दैट यू हैव अंडरस्टूड। होता क्या है कि एग्जामिनर बहुत सारे लोगों के पेपर्स को चेक करता है और धीरे धीरे क्या होता है कि बहुत से लोग जो है बिना केस को पूरा पढ़े हुए लिखते हैं। तो वो हो सकता है कि वो एग्जामिनर जब आपकी कॉपी उठाए तो उसके दिमाग में यही बात हो कि हो सकता है इसने भी ऐसे ही बकवास लिखा होगा। तो जब आप किसी भी केस को एक्सप्लेन कर देते हैं तो इससे कम से कम ये मैसेज चला जाता है, ठीक है, ये मैसेज चला जाता है कि नहीं, इस बंदे ने इस केस को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब एग्जामिनर के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो आपका पूरा केस पढ़ेगा। नहीं तो कोई भी एग्जामिनर आपका 2.5-3 पन्ने में आपने जो लिखा है वो अपना सर नहीं पीटने जाएगा। अगर आपने ये केस का एक बार जिस्ट लिख दिया, सिनॉप्सिस लिख दिया, तब आपने एक तरीके से अपनी क्रेडिबिलिटी जो है, अपनी क्रेडिबिलिटी एग्जामिनर को बता दी कि यू आर अ जेन्युइन एस्पिरेंट, एंड जो भी आप आगे के 2-3 पन्ने में लिखेंगे वो उस केस से रिलेटेड ही लिखेंगे, आप इधर उधर बंडलबाजी नहीं करें। तो मेरी बात, तो सब दूसरा हो गया जिस्ट लिखना, फिर कंपीटिंग वैल्यूज, फिर पूछा है कि आपको ये लिखना है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में जो एक सिविल सर्वेंट फंसा हुआ है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसको क्या क्या करना है, उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये थोड़ा बहुत लिखना ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लिखना है कि आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा और उस जो भी रिस्पॉन्स लिखेंगे, जैसा मैंने बताया था, प्रायोरिटाइज्ड मैनर में लिखेंगे कि पहले क्या करेंगे बाद में क्या करेंगे। समझ में आ रही बात। फिर 5वें नंबर पर आएगा क्वालिटीज ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन डिजास्टर लाइक सिचुएशन, फिर कंक्लूजन। तो ये हमारा बेसिकली हम केस को इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हो गए। तो पहला स्टेक होल्डर तो आप खुद हैं, क्योंकि आप हेड हैं रेस्क्यू टीम के, तो यू आर द फर्स्ट स्टेक होल्डर। दूसरा आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो दूसरे स्टेक होल्डर्स हो गए। तीसरा वो लोग जिनको जो इस प्राकृतिक आपदा में, नेचुरल कैलामिटी में फंसे हुए हैं, वो लोग तीसरे स्टेक होल्डर्स। और चौथा है गवर्नमेंट। स्टेक होल्डर्स जिन लोगों को नहीं पता वो बता दूं, कहने का मतलब स्टेक होल्डर उनको कहा जाता है जिनमें आपके फैसले का जिन जिन के ऊपर असर होगा वो सारे लोग स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है। जो भी आप फैसला लेंगे, जिस तरीके से भी आपके उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, उसका असर किस किस के ऊपर पड़ेगा, दे ऑल आर स्टेक होल्डर्स, गेटिंग। जनरली हर केस में एक बाय डिफॉल्ट स्टेक होल्डर होता है, वो होता है सोसाइटी। यस, यू गेस्ड इट राइट, सोसाइटी। सोसाइटी इज अ बाय डिफॉल्ट स्टेक होल्डर, लेकिन चूंकि यहाँ पे पीपल अफेक्टेड बाय कैलामिटी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका मतलब इम्प्लिसिट तरीके से सोसाइटी है। तो जब भी आप स्टेक होल्डर्स लिखेंगे तो सोसाइटी आप जरूर लिखेंगे, और गवर्नमेंट भी हमेशा होती ही है। गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है, क्योंकि सरकार की जो छवि है वो इस डिजास्टर को किस तरीके से हैंडल करती है, आपका जो फैसला है वो डिसाइड करेगा कि सरकार की कैसी छवि बनती है। समझ में आ रही बात। तो इसलिए गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर होगा, या आप वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी लिख सकते हैं, या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी लिख सकते हैं गवर्नमेंट की जगह। सिंपल तरीके से आप गवर्नमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अब इस केस के जिस्ट को लिखते हैं, इसकी समरी। तो शुरुआत करेंगे कि दिस केस डिस्क्राइब अबाउट अ सिचुएशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर एंड ड्यू टू विच देयर इज अ पैनिक एंड इमोशनली चार्ज्ड एनवायरनमेंट। समझ आ रही बात। और केसेस जब भी लिखेंगे तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो बोल्ड में लिखने का ऑप्शन नहीं आएगा,
तो यू कैन डू कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको अंडरलाइन कर दीजिए। इमोशनली चार्ज इन्वायरमेंट, अ रेस्क्यू टीम हेडेड बाय मी हैज कम अंडर क्रॉस फायर ऑफ पीपल्स एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। समझ में आ रही बात? देखिए कितने सिंपल तरीके से आपने पूरे केस को समराइज कर दिया कि डिजास्टर है और डिजास्टर की वजह से वहाँ पे इमोशनली चार्ज इन्वायरमेंट है, पैनिक जैसी सिचुएशन है, और उस पैनिक जैसी सिचुएशन की वजह से आप जो है आपकी जो टीम है जो रिलीफ ऑपरेशन कर रही है वो जनता के गुस्से के के जो है हद में आ गई है, जद में आ गई। ठीक है, तो ये आपने समरी लिख दी बहुत ही सिंपल तरीके से 3 लाइनों के अंदर। फिर कंपीटिंग वैल्यूज क्या है, या कंपीटिंग वैल्यूज यहां पर लिख सकते हैं या तो ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर कंपीटिंग वैल्यूज की जगह पर ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स आप लिखेंगे कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बीइंग हेड ऑफ दिस रिलीफ ऑपरेशन, कि इफेक्टिव रिलीफ ऑपरेशन कराना along with ensuring safety and morale of my teammate। ठीक है, कि काम भी होता रहे सही तरीके से, लोगों को लोगों की जान भी बचे और उसके साथ साथ आपकी जो टीम है उसकी भी जान माल की हिफाजत की जो जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर है। ठीक है, एक तो ये काम हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव है आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि ब्रिजिंग ट्रस्ट डेफिसिट ऑफ सिटीजन अलोंग विथ एफर्ट्स टू इंटीग्रेट सिटीजन इन द प्रोसेस ऑफ रिलीफ ऑपरेशन, विनिंग देयर ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। तो ये भी एक चीज एक आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका ऑब्जेक्टिव है कि जनता और प्रशासन के बीच में जो अविश्वास की स्थिति है, देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन सिटीजन एंड स्टेट, उस ट्रस्ट डेफिसिट को आपको ब्रिज करना है, आपको जो है हटाना है और जनता और सरकार को एक साथ लेकर आना है। एक आपस के विश्वास और आपस के तालमेल का माहौल आपको क्रिएट करना है। दीज आर टू ऑब्जेक्टिव्स जो आपको करने हैं। चलिए अब रिस्पॉन्स ऑफ आपका रिस्पॉन्स क्या होगा उसको प्रायोरिटाइज तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा जो रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा कि मुझे अपने टीम के मोराल को वापस से उठाना है, क्योंकि टीम ही रिलीफ के ऑपरेशन में लगी हुई है। समझ में आ रही बात? टीम रिलीफ के ऑपरेशन में लगी हुई है, अगर टीम काम नहीं करेगी, उसका मोराल डाउन है, तो रिलीफ का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। जो जो राहत कार्य है उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो टीम का मोराल उठाना जरूरी है, तभी जाकर आप जनता का भला कर पाएंगे। यहाँ पे आपका पहला रिस्पॉन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले जनता से जाके बात करेंगे। समझ में आ रही बात? क्योंकि आप देखिए, अगर आप केस स्टडी को अगर फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि बारिश हो गई है जिसकी वजह से सप्लाई रूट्स बंद है, केस के अंदर ही चीजें छुपी हुई होती हैं। बारिश हो गई, ऐसा नहीं है कि वहां के आपकी जो टीम है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, ये बात नहीं है। उस टीम के साथ समस्या है कि सिचुएशन बहुत खराब है जिसकी वजह से सप्लाई रूट्स बंद हैं, जिसकी वजह से राहत कार्य में रुकावट आ रही है। कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने अपना गुस्सा जताया और बहुत भयंकर तरीके से हमला करके उनको घायल कर दिया है। ठीक है, सिर्फ नारेबाजी की बात नहीं है कि नारेबाजी हो रही है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, लोग अपना जो है गुस्सा रोष प्रकट कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। यहाँ पर जनता ने कानून को अपने हाथ में ले लिया है। ठीक है, जो कि गलत है। इसका मतलब ये है कि विक्टिम कौन है? आपका स्टाफ है, आपके स्टाफ के साथ गलत हुआ है। तो आपका जो सबसे पहला काम होगा वो अपने स्टाफ को के का जो मोराल गिरा हुआ है, जो आत्मविश्वास गिरा हुआ है, जो उनका मोटिवेशन लेवल है, जो आत्मविश्वास का जो लेवल है जो नीचे गिरा हुआ है, उसे वापस आपको उठाना है। ठीक है, और ऐसा कैसे करेंगे? ऐसा सिर्फ नहीं है कि ऐसे पहले हम मोराल बूस्ट अप करेंगे। ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत आपको एडिशनली लिखना होगा कि यू विल यूज योर परसुएशन स्किल to bring about attitudinal reorientation of my staff so that they can resume their work। ठीक है, I shall tell them how great their work is for humanity and for that sake they can set aside their grievances for a while। मैं अपनी persuasion skill का इस्तेमाल करूंगा। देखिए,
एथिक्स में क्या है कि आपने जो थियरी वाला पोर्शन पढ़ा है केस स्टडीज को सॉल्व करते समय, उसका इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है। नहीं तो ऐसा लगेगा कि थियरी अलग है और केस आपने अपने हिसाब से कॉमन सेंस से सॉल्व कर दिया। ऐसे तो कोई बच्चा भी लिख सकता है। लेकिन जब आप थियरी वाले पोर्शन में जो भी आपने चीज़ें पढ़ी हैं, आपने एटीट्यूड के बारे में पढ़ा है, आपने परसुएशन के बारे में पढ़ा है, उन सारे कीवर्ड्स को जब आप अपने केस को सॉल्व करने में यूज़ करेंगे, तब जाके आपका आंसर जो है एक इफ़ेक्टिव और मैच्योर आंसर लगेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो आप पहले अपने स्टाफ का मोरल बूस्ट करेंगे, और कैसे बूस्ट करेंगे? परसुएशन स्किल का इस्तेमाल करेंगे, और ताकि आप राइट एटीट्यूडनल रीओरिएंटेशन ला सकें। उनसे ये भी कहेंगे कि उनका काम कितना महान है, वो मानवता की भलाई के लिए लगे हुए हैं, ठीक है। और चूंकि वो महान कार्य में लगे हुए हैं, तो वो अपने साथ होने वाली जो ज्यादती है उसको एक बार थोड़ा सा नज़रअंदाज कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये कर लिया, फिर उसके बाद आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी लिखेंगे, ताकि नेसेसरी एक्शन लिया जा सके, ताकि जिन लोगों ने भी हमला करके गंभीर रूप से घायल किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। देखिए, आप सिविल सर्वेंट हैं, आपका सबसे पहला कार्य है कि रूल ऑफ लॉ को मेंटेन रखना, ठीक है। एक सिविल सर्वेंट का यही काम होता है कि रूल ऑफ लॉ को हमेशा ही मेंटेन रखना। इसलिए जिन लोगों ने गलती की है उसको सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। पापी को सजा मिलनी चाहिए, जिसने भी गलती की है, जिसने भी हमला किया है, गंभीर रूप से घायल किया है, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। यहाँ पर आप ये नहीं लिखेंगे उनको समझा बुझा के शांत करेंगे, उनके अंदर एटीट्यूडनल चेंजेस लाएंगे, ठीक है। जो भी मुजरिम है उसके साथ ये बात नहीं आती है कि आप उसको समझाएंगे, उसको जो है गांधी और इन सारी महान बातें बता के उनका हृदय परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे, उनके अंदर ऐसा पश्चाताप की भावना का संचार कर देंगे। ये सब यहाँ पर काम नहीं आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिसने हमला करके किसी को गंभीर रूप से घायल कर दिया है, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर कानूनी रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसने कानून को अपने हाथ में लिया है। किसी के ऊपर हमला करना का मतलब है कि कानून को हाथ में लेना, वो भी गंभीर रूप से हमला करके घायल कर देना। समझ में आ रही बात? तो यू राइट टू लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, ताकि आप जो है परपिट्रेटर्स हैं उनको जस्टिस दे सकें, उनके साथ उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके, ताकि बाकी लोगों के लिए एक तरीके से एग्जाम्पल हो, एंटाई सोशल एलिमेंट के लिए एक एग्जाम्पल हो। क्योंकि अगर बुरे लोगों के साथ बुरा होगा, अच्छे लोगों के साथ अच्छा होगा, तभी जाकर हम धर्म की स्थापना कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो उनको सजा दिलाएंगे। फिर दूसरा है कि अब बात आएगी कि जो एजिटेटेड पॉपुलेशन है उनको अश्योरेंस देना, ठीक है। उनको ये बोलना कि सरकार और पूरा जो टीम है वो पूरे सारे जितने भी जरूरी कदम है वो उठाएंगी, और उनके जान माल को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो दूसरी चीज़ है अश्योरेंस देना, क्योंकि जनता पैनिक्ड है, जनता परेशान है, जनता के अंदर जो होप है, ठीक है, होप खत्म हो गया है, धैर्य खत्म हो गया है, तो वो वापस से लाना जरूरी है, ताकि ताकि लोगों के अंदर फिर से विश्वास उत्पन्न हो सके। ऐसे ग्रिम सिचुएशन में, ब्लीक सिनारियो में ऐसे ब्लीक सिनारियो में लोगों के अंदर विश्वास आ सके। और उसके लिए यू विल ओपन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विथ एल्डर्स एंड कम्युनिटी, ठीक है। जो भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं उस समाज के, उनके साथ आप बातचीत करेंगे और उसके उनका विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे। और उनसे ये भी आग्रह करेंगे कि जितने भी लोग हैं सोसाइटी के, जो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो लोग जैसे कि जो यंग लोग हैं, ठीक है, यूथ ऑफ द कम्युनिटी, जो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो भी रिलीफ ऑपरेशन में वॉलंटियर करने के लिए आगे आ सकते हैं, ताकि हम रिलीफ वर्क को और बेहतर और ज़्यादा मजबूत बना सकें और ज़्यादा तेज कर सकें, ठीक है। फिर तीसरा होगा कि आप इस पूरे मामले की एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाकर ऊपर के ऑफिस में भेजेंगे, ताकि जो भी सप्लाई में दिक्कतें आ रही हैं उसको वापस से और रीइंफोर्स किया जा सके, और सप्लाई मंगाएंगे आप। समझ में आ रही बात? चाहे वो फूड पैकेट्स हो, चाहे वो और मैन पावर की बात हो, वो सारी चीज़ें करेंगे।
ताकि आप सप्लाई डिमांड के जो मिसमैच है उसको आप जो है फुलफिल कर सके। ठीक है, तो मीनवाइल आप ऑपरेशन रिलीफ ऑपरेशन को भी जारी रखेंगे, उसके साथ साथ आप डिटेल्ड रिपोर्ट भी हेड ऑफिस भेजेंगे और पूरी ग्राउंड लेवल की जितनी भी आपकी ऑब्जर्वेशन है वो सारी चीज़ें उस रिपोर्ट में आप साझा करेंगे उनके साथ, और उनसे आग्रह करेंगे कि रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन को और ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, ताकि उन्हें तत्काल तरीके से, तत्काल रूप से, प्रभावी तरीके से वो रिलीफ ऑपरेशन जो है के लिए जितनी भी सामान सज्जो सामान की ज़रूरत है वो मुहैया कराई जा सके। ठीक है, और लास्टली कि जब तक ये सामान हेड ऑफिस से आता है ज़िले में, तब तक आप अपनी टीम और अपने टीम मेंबर्स के साथ और वॉलंटियर के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने की, एक्सपेडाइट करने की, यानी कि तेज करने की कोशिश करेंगे। गेटिंग इट? चलिए, अब आती है बात कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ सिविल सर्वेंट इन डिजास्टर लाइक सिचुएशन। ठीक है, कि डिजास्टर के समय में कौन कौन सी सिविल सर्वेंट की कौन सी क्वालिटी है जो काम आती है। तो अब लिखेंगे कि डिजास्टर लाइक सिचुएशन रूटीन टास्क, जो एक सिविल सर्वेंट जो रूटीन टास्क करता है उससे अलग होती है। ठीक है, रूटीन टास्क मतलब बेसिकली साइन करना, फाइल्स को चेक करना। ठीक है, अ, किसी के लैंड असेसमेंट करना, लैंड एक्वायर करना, ये सारी चीज़ें रूटीन टास्क में आती हैं एक सिविल सर्वेंट की। अगर हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बात करें तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन डिजास्टर वाली जो सिचुएशन होती है वो एक जो है आउट ऑफ ब्लू आती है, एक तरीके से एक अलग अप्रोच चाहिए होता है डिजास्टर लाइक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस, जैसा कि आपको पता होगा अगर आपने लेक्चर्स देखे होंगे, तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने इमोशंस पर काबू कर पाना, अपने इमोशंस को समझ पाना, उनको काबू कर पाना, और उसको यूज करते हुए सिचुएशन को हैंडल करने की काबिलियत, इसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। तो नेचुरल कैलामिटी में होता क्या है कि नेचुरल कैलामिटी में ओवरवेम पर्सन इन चार्ज। ठीक है, हाथ पाँव पैर फूलने लगे। अगर मान लीजिए कि एक सिविल सर्वेंट है, वो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन आएगी कि उसके हाथ पैर फूलने लगेंगे कि भाई क्या करें। ठीक है, और जब उसके हाथ पैर फूलने लगेंगे, वो नर्वस हो गया, वो अगर मान लीजिए कि डर गया, नर्वस हो गया, तो फिर वो कैसे हैंडल करेगा, वो कैसे लीडरशिप दे पाएगा। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिविल सर्वेंट टू हैव इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इट इज एसेंशियल फॉर इंसिडेंस ऑफिसर टू होल्ड हिज नर्व्स एंड वर्क विथ कामनेस एंड कंपोजर। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस कैन हेल्प सिविल सर्वेंट टू कंट्रोल एंड चैनलाइज हिज इमोशंस इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। ये हो गया पहला। दूसरी बात आती है पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड जब तक नहीं होगा, क्योंकि देखिए सिचुएशन नेगेटिव है, उस नेगेटिव सिचुएशन में भी अगर कोई ऑप्टिमिस्टिक विचार नहीं रखेगा तो फिर काम नहीं होगा। ठीक है, तो एक सिविल सर्वेंट को पॉजिटिव एटीट्यूड रखना जरूरी है। मान लीजिए कि कोरोना का क्राइसिस अगर कोई सिविल सर्वेंट हैंडल कर रहा है, जिसके मन में पहले से ही है कि कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। ठीक है, ये लॉकडाउन करना, ये सब करना, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन करना, हाथ धोना, और ये सब कुछ बकवास है, सब मरेंगे, कोई बचेगा नहीं, अगर पहले से उसके मन में ऐसी बात बैठी हुई है तो क्या ही हैंडल करेगा कोरोना क्राइसिस। तो इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना ज़रूरी है, ताकि, क्योंकि होता क्या है, डिजास्टर जैसी सिचुएशन एक नेगेटिव एनवायरनमेंट को पैदा करती है। ऐसे नेगेटिव एनवायरनमेंट में सिविल सर्वेंट अगर पॉजिटिव रहेगा, तभी तो वो बाकी लोगों के अंदर विश्वास पैदा कर पाएगा, बाकी लोगों के अंदर एक सकारात्मक दृष्टिकोण दे पाएगा, उनके मोरल को, उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको वो अपलिफ्ट कर पाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर अ सिविल सर्वेंट टू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड। फिर तीसरी चीज़ है लीडरशिप। लीडरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी जो सिविल सर्वेंट होता है वो एक तरीके से, अगर मान लीजिए कि जैसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, तो वो नेता होता है, वो लीडर होता है, अपने पूरे जिले का, अपने पूरे प्रशासन का नेता होता है। ठीक है,
और नेता का मतलब क्या होता है कि लोग जब भी समस्या में होते हैं तो वो अपने नेता की तरफ देखते हैं, ताकि उनको हमेशा ये विश्वास होता है कि ये हमें इस मुसीबत से निकाल कर लेकर जा पाएगा। ठीक है। तो कोई भी किसी को कैसे नेतृत्व तो कैसे कर सकता है, कोई भी एक लीडर मान लीजिए सपोज है, तो लीडर कैसे लीड करता है? लीडर तभी लीड करता है जब लोगों का विश्वास होता है लीडर के अंदर कि ये जरूर ही हमें आगे लेकर जा पाएगा। तो इससे लीडरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है जो एक सिविल सर्वेंट के अंदर होनी चाहिए। फिर उसके अलावा कंपैशन होना चाहिए, ताकि वो अपने कॉल ऑफ ड्यूटी, बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी जाकर लोगों की मदद कर सके। फिर से कोरोना क्राइसिस की बात करता हूँ। मान लीजिए कोरोना क्राइसिस में अगर उसके अंदर कंपैशन नहीं है, करुणा नहीं है सिविल सर्वेंट के अंदर, तब तो वो अपनी ड्यूटी देखेगा कि भाई मेरी ड्यूटी 9 बजे से लेकर 5 बजे के तक थी, अब मेरी ड्यूटी खत्म। एक डॉक्टर है जो कोरोना के वार्ड में काम कर रहा है, वो तो बस ये देखेगा भाई 9 बजे से लेके मेरा 5 बजे तक काम था, अब मैं जा रहा हूँ। लेकिन अगर उसके अंदर करुणा रहेगी, तब वो हो सकता है कि अगर देखे कि लोगों को अगर उसकी ज़रूरत है, बहुत सारे मरीज अगर हैं, तो वो जो है अपने ऑफिस आवर के बाद भी काम कर सके, अपने प्राइवेट टाइम से, अपने फैमिली का टाइम से, अपने प्राइवेट टाइम से समय निकाल कर वो जनता की भलाई के लिए उस समय का और अपनी एनर्जी को यूज़ कर सकता है। फिर अगला है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है जनरली करेज। ठीक है, बहादुरी। ठीक है। तो बहादुर सिविल सर्वेंट होना जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोग ही इस तरीके की प्राकृतिक आपदाओं का पूरी बहादुरी के साथ और भी पूरी निडरता के साथ सामना कर पाते हैं, और उनकी निडरता से इन्फ्लुएंस होकर बाकी लोगों के अंदर भी वो विश्वास और वो बहादुरी, वो जो कौशल है, उसका जन्म होता है। और वो लोग बाकी जनता भी उस सिविल सर्वेंट के की बहादुरी देखकर उससे इंस्पायर होती है। तो सिविल सर्वेंट के अंदर बहादुरी भी होनी चाहिए, ताकि इस तरीके के जो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है उसका वो पूरी निडरता के साथ सामना कर सके। ठीक है, तो ये हो गया फोर्टिट्यूड। अब इसको कंक्लूड करते हैं। तो कंक्लूजन में देखिए, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं उसको भी मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। देखिए, चूंकि ये पहला केस है तो थोड़ा सा समय लगता है। पहला केस धीरे धीरे जब हम एक ही हमारा जो थॉट प्रोसेस है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि व्हेन वी आर एट द सेम पेज देन वी कैन स्पीड अप आवर प्रोसेस ऑफ डिस्कशन। टिल देन, खैर, थोड़ा सा समय लेते हैं, नो नीड टू हरी। तो कंक्लूजन में लिखेंगे कि नेचुरल डिजास्टर डिमांड्स मल्टी प्रोंग अप्रोच। देखिए, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करें, मल्टी प्रोंग अप्रोच फ्रॉम अ सिविल सर्वेंट along with टेस्टिंग हर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे हिज नहीं, हिज की जगह जनरली हर का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा उसे जेंडर आप बैलेंस, आपका जो आंसर है वो लिखता है। कई बार हो सकता है कि एग्जामिनर को लगे कि शायद कोई लड़की लिख रही है, और उसका भी कई बार फायदा मिलता है। ठीक है। An ideal civil servant is expected to harness her wisdom and integrate all stakeholders for an effective disaster response. ठीक है, तो कंक्लूजन जनरली कोई अलग से कंक्लूजन नहीं लिखा जाता है केस स्टडी में। कंक्लूजन बस इसलिए लिखा जाता है केस स्टडी में ताकि एक सेंस ऑफ कंप्लीशन दे सके। ठीक है, अगर मैं ये कंक्लूजन नहीं लिखूंगा, बस यहाँ के बाद छोड़ दूंगा, तो अधूरा सा केस लगेगा। जब ये पढ़ेगा एग्जामिनर, कंक्लूजन पढ़ेगा कि नेचुरल डिजास्टर के लिए ऐसे ज़रूरत है और ऐसा कैरेक्टर, उसके विजडम की ज़रूरत होती है, तो इस आप देख सकते हैं कि इन जो चंद लाइनों में एक ऐसा लगता है कि अब ये डिस्कशन ख़त्म होने वाला है। ठीक है, क्लाइमेक्स आ गया है आंसर का, तो वो आपके आंसर में झलकना चाहिए। ऐसे शब्दों का चुनाव आपको करना है जो आपको क्लाइमेक्स झलकाए। थोड़ा सा आपका कंक्लूजन किस तरीके का होना चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि सेंस ऑफ कंप्लीशन दे। क्या क्या चीजें ध्यान देनी है? सेंस ऑफ कंप्लीशन, सेंस ऑफ कंप्लीशन पहली चीज। दूसरी चीज है कि ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। और तीसरा हो कि इसमें कुछ ऐसे शब्द, होलिस्टिक, होलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक शब्द, जैसे कुछ ऐसे शब्द हैं, होलिस्टिक हो गया, मल्टी प्रोंग, मल्टी प्रोंग, या मल्टी स्टेक होल्डर, मल्टी स्टेक होल्डर, ऐसे शब्दों का आप कंक्लूजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आता है। तो चलिए, ये रहा पहला केस का डिस्कशन। और जीएस पेपर 4
आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सिनॉप्सिस आईएएस के जो होम पेज है उस पे जाएंगे तो जीएस पेपर 4 का सब्सक्रिप्शन आप यहाँ से ले सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल और अफोर्डेबल है, तो ज़रूर लीजिएगा ताकि हम अपने इस जो रिलेशन है उसको आगे बढ़ा के रखें और इससे फ़ायदा उठा सकें। चलिए, थैंक यू, टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।